Hello, friends. So today here I am with another video on the Hindu editorial towards uniformity. ये जो उत्तराखंड में यूसीसी लाया गया है उसी पे न्यूज़पेपर की राय है। क्या कहता है न्यूज़पेपर? द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इज पैरामाउंट। न्याय जो है ना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जस्टिस इज पैरामाउंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इज पैरामाउंट। यूनिफॉर्मिटी इज एन ऑफशूट ऑफ इक्वालिटी। यूनिफॉर्मिटी तो सिर्फ इक्वालिटी का एक ऑफशूट है। ऑफशूट क्या होता है दोस्तों? जैसे एक बड़ी टहनी से एक छोटी सी टहनी निकल जाती है, उसको ऑफशूट कहते हैं, ठीक, लिटरली। तो जैसे इक्वालिटी अगर आ जाए तो इक्वालिटी से यूनिफॉर्मिटी तक पहुंचना आसान हो जाएगा। यूनिफॉर्मिटी जो है ना इक्वालिटी से निकली हुई एक टहनी है। इसका मतलब इसी का नतीजा है। अगर इक्वालिटी होगी तो यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, न्यूज़पेपर का कहना है। चलिए पढ़ते हैं आगे न्यूज़पेपर क्या कहता है। A uniform civil code is a desirable and progressive goal. बिल्कुल डिजायरेबल है, जिसकी ख्वाहिश की जानी चाहिए, अच्छी चीज है। इफ समथिंग इज डिजायरेबल वो अच्छी चीज है, राइट। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो यूसीसी है डिजायरेबल भी है और प्रोग्रेसिव गोल भी है, आगे की तरफ ले जाने वाला गोल है। जब आप किसी चीज को प्रोग्रेसिव कहते हैं तो प्रोग्रेस से आता है प्रोग्रेसिव, तो जाहिर सी बात है प्रोग्रेस मतलब आगे की तरफ बढ़ना। इसका उल्टा होता है रिग्रेस। रिग्रेसिव इसका उल्टा होगा, प्रोग्रेसिव का ऑपोजिट रिग्रेसिव। तो इज अ डिजायरेबल एंड प्रोग्रेसिव गोल फॉर अ सेक्युलर कंट्री। एक सेक्युलर कंट्री के लिए यूसीसी एक डिजायरेबल और प्रोग्रेसिव गोल होता है, बिल्कुल चाहिए होता है एक सेक्युलर कंट्री में ये सब यूसीसी। हाउएवर, हालांकि mere uniformity without making reasonable allowances, सिर्फ यूनिफॉर्मिटी, सिर्फ एक रूपता विदाउट मेकिंग रीजनेबल अलाउंसेस, अगर आप जो जरूरी है, रीजनेबल मतलब होता है जो जरूरी हो, जितना जरूरी हो, रीजनेबल तार्किक ऐसे बोलते हैं हिंदी में, लेकिन जितनी जरूरत हो, ओके, उस हिसाब से अलाउंसेस फॉर डाइवर्स कल्चर और सोशल प्रैक्टिस की भी जितनी जरूरत है उतना जगह मिलना चाहिए। सिर्फ यूनिफॉर्मिटी इन सब चीजों के बगैर मे नॉट बी आइडियल। अगर इस सेंटेंस को लंबा देखें तो बहुत बड़ा है, लेकिन छोटा देखें तो यह है, मियर यूनिफॉर्मिटी मे नॉट बी आइडियल। सिर्फ यूनिफॉर्मिटी आइडियल नहीं होगी, ठीक है, किस चीज के बगैर? विदाउट मेकिंग रीजनेबल अलाउंसेस फॉर डाइवर्स कल्चरल एंड सोशल प्रैक्टिसेस अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स हैं उसके बीच जो अलग अलग तरह के कल्चरल और सोशल प्रैक्टिसेस है, अगर उसको जगह ना दी जाए, उसको एक्नॉलेज ना किया जाए, सिर्फ यूनिफॉर्मिटी की बात करी जाए, तो दैट मे नॉट बी आइडियल, वो आइडियल नहीं होगा। द यूसीसी adopted by the Uttarakhand Assembly aims to consolidate the laws relating to marriage, divorce and succession among all communities। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब देखा जाए, यूसीसी एम्स टू कंसोलिडेट। तो यूसीसी कौन सा यूसीसी? which has been adopted by the Uttarakhand Assembly, right? तो यहां पर लिखा है यूसीसी adopted by the Uttarakhand Assembly, मतलब the UCC which has been adopted by the Uttarakhand Assembly aims to consolidate, aim to do something, कोई चीज करने का इरादा रखना, कोई चीज करने की कोशिश करना। aims to consolidate, कंसोलिडेट मतलब दो चीजें होती हैं। एक होता है कंसोलिडेट मतलब मजबूत बनाना, स्ट्रॉन्ग करना, और दूसरा होता है कंसोलिडेट मतलब सबको मिला के एक करना। तो यहाँ पर मजबूत करना नहीं इसका मीनिंग है, यहाँ मिलाकर एक करना। कंसोलिडेट द लॉज रिलेटिंग टू मैरिज, डिवोर्स एंड सक्सेशन। डिवोर्स के लॉज, मैरिज के लॉज, सक्सेशन के लॉज अमंग ऑल कम्युनिटीज, अलग अलग सारे कम्युनिटीज में जो है उनको एक जगह कर देना, मिला के एक बना देना। यही है यूसीसी उत्तराखंड असेंबली का एम। जो उत्तराखंड असेंबली लेके आई है यूसीसी, उसका एम यही है कि सारे लॉज को, जो डिवोर्स के लॉज है, मैरिज के लॉज है, सक्सेशन मतलब होता है उत्तराधिकार, आपके पापा के संपत्ति में आपका क्या हक होगा, कैसे होगा, इन सब चीजों को एक जगह लाना, कंसोलिडेट करना, यही इनका इरादा है, यूसीसी जो लाए हैं उत्तराखंड असेंबली में। अब इसमें कुछ दिक्कत अभी तक नहीं दिखती, राइट, लेकिन आगे न्यूज़पेपर दिक्कत ढूंढेगी, और दिक्कत है भी कुछ जगहों पे। द स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट सिंस प्री इंडिपेंडेंस गोवा टू अडॉप्ट ए यूनिफॉर्म कोड फॉर सिविल मैटर्स। ये पहला स्टेट बन गया है
गोवा के बाद, गोवा जो है ना प्री इंडिपेंडेंस गोवा में था यूसीसी, राइट। प्री इंडिपेंडेंस गोवा यानी गोवा जब भारत का हिस्सा नहीं था ना, उसके पहले तक गोवा में ये यूसीसी था, लेकिन उसके बाद से ये पहला स्टेट है, यानी आजाद भारत का ये पहला स्टेट है उत्तराखंड जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को सिविल मैटर्स के लिए अडॉप्ट किया है। What is particularly violative of the Constitution is, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है दोस्तों, जो सबसे बड़ी चीज पर्टिकुलरली वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब खास करके जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करती है। व्हाट इज पर्टिकुलरली वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? वायलेट करना मतलब किसी चीज के खिलाफ जाना, विरोध करना, राइट। वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाना। तो वायलेट वर्ब है, वायलेटिव एक एडजेक्टिव है। व्हाट इज पर्टिकुलरली वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अगर आप इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं व्हाट particularly violates the constitution is, अगर आप चाहें वायलेट वर्ब यूज करना तो कैसे बोलेंगे? What particularly violates the constitution is the bizarre portion in this UCC aiming to formalize live-in relationships through registration। जो सबसे अजीब bizarre portion अजीब हिस्सा, portion means हिस्सा, right? portion means हिस्सा, bizarre अजीब, एकदम अजीब, bizarre, okay? जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने वाला जो मामला है वो है एक बिजार पोर्शन, मतलब एक अजीब हिस्सा यूसीसी का जो फॉर्मलाइज करता है, जो कोशिश करता है फॉर्मलाइज करने की लिव इन रिलेशनशिप्स को थ्रू रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के द्वारा उसको फॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है रिलेशनशिप्स को, लिव इन रिलेशनशिप्स को। इस यूसीसी में एक हिस्सा है जिसमें ऐसी बातें कही गई हैं कि जिसके थ्रू आप कह सकते हैं कि वहां कहा जा रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर कराना होगा ताकि वो फॉर्मली एक्नॉलेज किया जा सके कि हाँ वो लिव इन रिलेशनशिप है। दिस अनवांटेड इनकर्जन इनटू सिटीजन्स पर्सनल लाइफ, तो यहां सब्जेक्ट को अगर हम सीधा सीधा वर्ड मान ले तो इनकर्शन, उसके बाद ये सारी बातें, दिस अनवांटेड इनकर्शन, आप जानते हैं इंग्लिश में एक नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा सकते हैं, राइट। दिस अनवांटेड इनकर्शन इनटू सिटीजन्स पर्सनल लाइफ, जो सिटीजन्स, यहाँ सिटीजन्स पे ध्यान दीजिएगा कैसे अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये अपोस्ट्रोफी एस जो अपोस्ट्रोफी है एस के बाद है, क्योंकि सिटीजन्स प्लूरल है, जब प्लूरल नाउन्स पे अपोस्ट्रोफी एस लगाना होता है तो ज्यादातर सिर्फ अपोस्ट्रोफी ही काफी होता है। तो दिस अनवांटेड इनकर्जन इनटू सिटीजन्स पर्सनल लाइफ, ये जो नागरिकों के पर्सनल लाइफ में जो इनकर्जन है, क्या होता है इनकर्जन? देखिए, जबरदस्ती घुसना, इसी को कहते हैं इन्वर्जन, अनवांटेड इनकर्जन, ऑलराइट, इनटू सिटीजन्स पर्सनल लाइफ इज वर्सेंड, और बुरा हो जाता है बाय द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए 3 month प्रिजन टर्म फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन। तो ये सिर्फ इतना नहीं कि रजिस्ट्रेशन कराना रखा है, कहा है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन देयर इज अ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए 3 month प्रिजन, आपको 3 महीने की सजा हो सकती है अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया लिव इन रिलेशनशिप का। तो ये और ज्यादा इसको बुरा कर देता है। न्यूज़पेपर इस बात के लिए इसको क्रिटिसाइज कर रही है यूसीसी को कि ये नहीं होना था। इट विल एक्सपोज सिटीजन्स टू इंट्रूसिव इंक्वायरीज, ये जो डिसीजन लिया गया है कि आपको रजिस्टर कराना होगा अपने लिव इन रिलेशनशिप को, ये क्या करेगा, सिटीजन्स को एक्सपोज कर देगा इंट्रूसिव इंक्वायरीज के तरफ, मतलब सिटीजन्स के साथ इंट्रूसिव इंक्वायरीज होंगे। व्हाट इज इंट्रूसिव इंक्वायरी? जैसे इंक्वायरी मतलब पूछताछ, इंट्रूसिव मतलब होता है जहां पर आपको नहीं जाना चाहिए वहां, ठीक है। जैसे आप बेडरूम की बातें पूछ सकते हैं, कुछ भी, जब आप लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो कुछ भी वहां पर इंट्रूसिव इंक्वायरीज हो सकती हैं। तो इंट्रूसिव मतलब समझिए, जहां आपको नहीं जाना चाहिए वहां जाते हैं तो आप इंट्रूसिव हो रहे हैं। मान लो आप किसी से बस पे बैठे, मिले, बातचीत शुरू हो गई और आप ये जानना चाह रहे हैं कि वो शादीशुदा है कि नहीं, तो आप अगर पूछना चाह रहे हैं तो आप ऐसे करके बोल सकते हैं, आई डोंट मीन टू बी इंट्रूसिव बट आर यू मैरिड। हालांकि आप इंट्रूसिव हो रहे हैं पूछ करके, क्योंकि आप साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, आपको क्या मतलब है कि वो शादीशुदा है कि नहीं जानने से। लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हैं तो अगर आप ये लाइन जोड़ देते तो थोड़ा सा सॉफ्ट कर देते उस बात को। आप कह रहे हैं आई डोंट मीन टू बी इंट्रूसिव बट आर यू मैरिड बाय एनी चांस। तो आई डोंट मीन टू बी इंट्रूसिव मतलब मेरा इरादा आपके मामले में नाक घुसाने का नहीं है। तो इंट्रूसिव जो होता है एडजेक्टिव है,
इंट्रूड वर्ब से बना है। इंट्रूड, इंट्रूजन, इंट्रूसिव, इंट्रूडर, ये सारे इंट्रूड से बने हैं, ठीक है। तो इंट्रूसिव एक एडजेक्टिव है। इंट्रूसिव कोई भी चीज जो इंट्रूसिव, मैंने एक बार इंट्रूसिव सर्जरीज कहा है, तो सर्जरीज मतलब जहां तहां काट छाट करके अंदर शरीर के दूसरे हिस्से में जा करके, उसको कहते हैं इंट्रूसिव सर्जरीज। तो इंट्रूड करने वाली चीजें इंट्रूसिव होती हैं। इंट्रूड करना मतलब होता है थोपना, घुसना, ठीक है। तो इंट्रूसिव इंक्वायरीज झेलना पड़ सकता है सिटीजन्स को इस अनवांटेड इंकर्जन की वजह से, ठीक है। ये जो दिस अनवांटेड इंकर्जन इनटू सिटीजन पर्सनल लाइफ इज citizens to this unwanted incursion into citizens personal life is worsened by the prescription of the 3-month prison for term for non-registration, right? It will expose citizens to intrusive inquiries, और इसकी वजह से क्या होगा, सिटीजन्स को इस तरह के इंक्वायरीज झेलने पड़ जा सकते हैं। सोशल हॉस्टिलिटी झेलना पड़ सकता है, हॉस्टिलिटी, लोग उनको दूसरे नजर से देखेंगे। एंड पॉइंटलेस डेप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी मींस फ्रीडम, डेप्रिवेशन मतलब लॉस ऑफ फ्रीडम, बेमतलब का। ऐसे तो बहुत जगहों पे हमें लॉस ऑफ फ्रीडम झेलना पड़ता है, जैसे कि सब जगह कैमरा लग गए हैं, राइट, रोड पे, वो भी कुछ ना कुछ लिबर्टी तो छीन ही रहा हम लोग का, लेकिन कुछ उसका वैल्यू है, उसका वजह है कि भाई कोई क्राइम होगा तो उससे पकड़ा जा सकता है, तो पॉइंटलेस नहीं है। लेकिन इस चीज को कहा जा रहा है पॉइंटलेस डेप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी, यानी बेमतलब का लॉस ऑफ लिबर्टी है, लॉस ऑफ फ्रीडम है। क्यों आप किसी से इस तरह की चीजें उम्मीद करेंगे कि वो अपना लिव इन रिलेशनशिप जाके रजिस्टर कराए? हालांकि मैं समझता हूं सरकार की नीति क्या रही होगी जब उन्होंने कहा है कि रजिस्टर ही कराना जरूरी है। बाद में बात करते हैं उस बारे में। वाइल इट कंटेन्स पॉजिटिव फीचर्स, हालांकि चलिए, वाइल से जब आप सेंटेंस देखते हैं तो आपको पता है 2 हिस्से होंगे, एक कॉमा देकर खत्म होगा और फिर दूसरा हिस्सा शुरू होगा, राइट। तो यहाँ कॉमा डिसर्शन पे जाकर खत्म होता है। वाइल इट कंटेन्स पॉजिटिव फीचर्स, कुछ इसमें पॉजिटिव फीचर्स भी हैं, जैसे कॉन्फरिंग लेजिटिमेसी ऑन चिल्ड्रन बोर्न ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स, जो बच्चे पैदा होंगे लिव इन रिलेशनशिप्स की वजह से उनको भी लेजिटिमेसी मिलेगा। तो ये यूसीसी उनको कॉन्फर कर रहा है लेजिटिमेसी। द यूसीसी कॉन्फर्स लेजिटिमेसी ऑन चिल्ड्रन बोर्न ऑफ लिव इन रिलेशंस, जो लिव इन रिलेशन से बच्चे आएंगे उनको हरामी नहीं कहा जाएगा, उनको बास्टर्ड चाइल्ड नहीं कहा जाएगा, राइट, उनको इलेजिटिमेट चाइल्ड नहीं कहा जाएगा, जो कि बहुत घटिया है, क्योंकि बच्चे कोई इलेजिटिमेट नहीं होते, राइट, सारे बच्चे लेजिटिमेट होते हैं, उनको ऐसे नाम नहीं दिया जाने चाहिए। और उनको सब वो लेजिटिमेट होंगे और उनको सारे हक होंगे जो एक शादी में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको होंगे, लीगल। तो कॉन्फर करना मतलब होता है देना, बेस्टो करना। एक कॉन्फर का सिनोनिम हो सकता है बेस्टो, जैसे सरकार ये दे रही है, राइट, तो कॉन्फर करते हैं जब आप ऊपर होते हैं तब आप किसी को कॉन्फर करते हैं। जैसे एक यूनिवर्सिटी किसी को कॉन्फर करती है ऑनररी डिग्री देती है उनको, ठीक है। तो कॉन्फर करना मतलब कि देना, तो लेजिटिमेसी प्रदान करती है बच्चों को। बॉर्न ऑफ लिव इन रिलेशन, जो बच्चे लिव इन रिलेशन में पैदा होते हैं उनको ऐसा नहीं कहा जाएगा उनको कोई हक नहीं मिलेगा। एंड मैंडेटिंग मेंटेनेंस, और जरूरी कर दिया है मेंटेनेंस को भी, मैंडेट मतलब जरूरी कर देना, मैंडेटिंग मेंटेनेंस इन द इवेंट ऑफ डिसर्शन, अगर कोई छोड़ के जाएगा तो उस केस में मेंटेनेंस देना भी जरूरी होगा उसे। The very idea that people living together should submit themselves to registration and verification is repugnant to individual rights. जहां एक तरफ ये अच्छी चीजें हैं, वहां ये मामला कि the very idea that people living together should submit themselves to registration, उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा क्योंकि साथ रह रहे हैं, और वेरिफिकेशन कराना होगा, ये रिपग्नेंट है इंडिविजुअल राइट्स के लिए। मतलब कि इससे तो वोमिटिंग करने वाली फीलिंग आती है, इतनी घटिया बात है ये कि हमें किसी के साथ रहना, हम आपसे परमिशन लेंगे, आपसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे इस बात के लिए, आप मुझे वेरीफाई करोगे कि हाँ ये सही है कि नहीं, आप रह सकते हैं कि नहीं। आप कौन होते हैं मैं किसके साथ रहूं ना रहूं ये डिसाइड करने वाले? तो ये रिपग्नेंट है, मतलब एब्सोल्युटली डिसगस्टिंग है। रिपग्नेंट का एक सिनोनिम आप बोल सकते हैं डिसगस्टिंग। चलिए अगले पन्ने पे चलते हैं। When the constitution makers made the adoption of UCC one of the directive principles, जब कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वालों ने अडॉप्शन ऑफ यूसीसी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाला, ओपिनियन वाज डिवाइडेड। ओपिनियन, इस पे अलग अलग तरह के ओपिनियन थे।
कि क्या यूसीसी अंडरमाइन करेगा माइनॉरिटी राइट्स को। अंडरमाइन करना मतलब उसको कम कर देना, उसका वैल्यू कम कर देना। माइनॉरिटी राइट्स को अंडरमाइन कर देगा यूसीसी, या प्रमोट करेगा इक्वल स्टेटस फॉर वुमेन इन ऑल रिलीजन्स, या सारे धर्मों में औरतों को बराबर हक हो, इस बात को प्रमोट करेगा। इस लाइन में बहुत कुछ छुपा हुआ है दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आप माइनॉरिटी राइट्स को अंडरमाइन नहीं करेंगे तो इक्वल स्टेटस फॉर विमेन नहीं दे पाएंगे। यानी इनडायरेक्टली ये बात माना जाता है कि अगर सब लोगों को अपना अपना धर्म मानने की छूट दे दी जाएगी तो औरतों की स्थिति बराबर नहीं होगी, क्योंकि औरतों की स्थिति बराबर लाने के लिए, इक्वल स्टेटस फॉर विमेन को प्रमोट करने के लिए आपको अंडरमाइन करना पड़ेगा माइनॉरिटी राइट्स को। आप क्लियरली देख सकते हैं इस तरह के अब जब विवाद हो जाए तो इसका नतीजा क्या निकलता है, इसका मतलब क्या निकलता है, या तो ये होगा या तो ये होगा। यानी अंडरमाइन करना होगा माइनॉरिटी राइट्स को ताकि प्रमोट कर सके इक्वल स्टेटस फॉर वुमेन इन ऑल रिलीजन्स। बी आर अम्बेडकर फेल्ट द यूसीसी, उनको लगा कि यूसीसी इफ इनैक्टेड, अगर इसको कानून बनाया गया, इनैक्टेड मतलब अगर इसको कानून बनाया गया, इनैक्ट मतलब कानून बनाना, शुड बी वॉलेंट्री, वॉलेंट्री होना चाहिए। वॉलेंट्री मतलब अपनी मर्जी से, तो आप पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, वॉलेंट्री है कि आप माने चाहे ना माने। इट शुड बी वॉलेंट्री इन द इनिशियल स्टेजेस, शुरुआती स्टेजेस में, इनिशियल स्टेजेस में ये वॉलेंट्री होना चाहिए, खुद पे छोड़ देना चाहिए कि वो मानेंगे कि नहीं। The previous law commission had said a UCC is neither desirable nor necessary, और पिछले लॉ कमीशन ने तो कहा था कि यूसीसी ना ही डिजायरेबल है ना ही जरूरी है, ना ही अच्छा है ना ही इसकी जरूरत है। ये नीदर और नॉर को मैंने ब्लू से इसलिए रखा है ताकि आप ध्यान दें, जब भी आप कॉमन एरर बना रहे होंगे तो ध्यान देना कि नाइदर के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच है, नॉर के बाद वही पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए, यानी पैरेलल होना चाहिए नाइदर और नॉर में, ठीक है। यानी नाइदर के बाद जो चीज लिखा रहेगा नॉर के बाद उसी कैटेगरी का वर्ड होना चाहिए। यहाँ नाइदर डिजायरेबल है एक एडजेक्टिव है, नॉट नेसेसरी यहाँ एक एडजेक्टिव है। तो एरर क्या होता है दोस्तों कि नाइदर के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच मिलेगा ना, नॉर के बाद दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच डाल दिया जाएगा, इसका मतलब नॉर को गलत जगह रखा गया है, वही होता है एरर। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे सबसे ज्यादा। नीदर डिजायरेबल नॉर नेसेसरी प्रीवियस लॉ कमीशन ने कहा था, एंड इंस्टेड, और इसके बदले यूसीसी के बदले क्या कहा था, सजेस्टेड दैट, उन्होंने ये सजेस्ट किया दैट ईच बॉडी ऑफ पर्सनल लॉ बी रिफॉर्म्ड, कि हर एक जो पर्सनल लॉ बना है, जैसे मुसलमानों का पर्सनल लॉ है और किनका पर्सनल लॉ है, सबसे ज्यादा चर्चा होता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, तो मुझे इसके बारे में सुना हुआ है, बाकी मुझे नहीं पता और किन की पर्सनल लॉ बोर्ड है। लेकिन जिनकी भी, हर एक धर्म की जो पर्सनल लॉ बोर्ड है उसको रिफॉर्म किया जाना चाहिए, उन्होंने ये सलाह दिया। अब ये तो बड़ी हो गया ना, बकरी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे वाला मामला हो गया, कि यूसीसी तो आप ला सकते हो लेकिन आप उनको फोर्स कर सकते हो क्या कि आप अपने आप को रिफॉर्म करें, ठीक है। तो ईच बॉडी ऑफ पर्सनल लॉ बी रिफॉर्म्ड टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन, क्या करने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने के लिए। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, एलिमिनेट करना मतलब खत्म करना, और रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस को खत्म करना है। रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का ऑपोजिट, जो पीछे की तरफ ले जाए वो रिग्रेसिव। दुनिया पहले अलग तरीके से जीती थी, अगर कोई बात करे उस तरीके से जीने का जैसे पहले जीते थे तो वो रिग्रेसिव हो रहा है, ठीक है, वो पीछे की तरफ ले जाने की बात कर रहा है। तो रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस जो थी उनको खत्म करना, उनको एलिमिनेट करना, डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करना, इसके लिए हर एक पर्सनल लॉ को बोर्ड को रिफॉर्म किया जाना चाहिए। यूसीसी की जरूरत नहीं है, उसके जगह ये किया जा सकता है, ये प्रीवियस लॉ कमीशन ने कहा। हाउएवर, हालांकि द प्रेजेंट लॉ कमीशन हैज रिवाइव्ड, उन्होंने रिवाइव कर दिया आइडिया को, यानी फिर से वापस ला दिया आइडिया को, एंड हैज स्टार्टेड गैदरिंग व्यूज फ्रॉम द पब्लिक, और लोगों की तरफ से इसको सपोर्ट भी मिलने लगा है। मच ऑफ द उत्तराखंड कोड सीम्स टू हैव बीन बोरोड फ्रॉम एग्जिस्टिंग लॉज ऑन मैरिज एंड सक्सेशन, ज्यादातर जो उत्तराखंड का जो यूसीसी आया है ना, उसमें लगता है कि उसका जो रूल्स रेगुलेशन लिया गया है वो एग्जिस्टिंग लॉज ऑन मैरिज एंड सक्सेशन से ही लिया गया है, जो अभी एग्जिस्टिंग मतलब जो अभी हैं, ठीक है, जो अभी नियम कानून है शादी और उत्तराधिकार के, उसी से लिया गया है, बट विद सिग्निफिकेंट ओमिशंस, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ओमिशंस हैं, कुछ चीजों को छोड़ा गया है। जैसे फॉर इंस्टेंस, द कोड इज द ओनली एवेन्यू फॉर डिसॉल्विंग अ मैरिज, एकमात्र रास्ता होगा एक शादी को खत्म करने का इस यूसीसी के तहत ही, आप किसी और तरीके से एक शादी को खत्म नहीं कर सकते। डिसॉल्व, जैसे आपको पानी में शुगर डिसॉल्व हो जाता है तो मैरिज को डिसॉल्व कर दिया यानी खत्म हो गया, राइट। तो एवेन्यू मतलब ऑप्शन, तरीका, राइट।
तो एकमात्र तरीका शादी को खत्म करने का क्या होगा? कोड, मतलब यूसीसी। एंड देयर इज नो वेटिंग पीरियड टू मैरी, और कोई शादी करने, दोबारा शादी करने के लिए, रीमैरी करने के लिए एक वेटिंग पीरियड नहीं होगी आफ्टर ए डिवोर्स, डिवोर्स के बाद। नॉर इज देयर एनी नीड, ना ही कोई जरूरत होगी। फिर से देखिएगा, ये नॉर से जब यहाँ सेंटेंस शुरू हो रहा है तो आप देखिए इज देयर लिखा गया है, नॉर इज देयर, नॉर देयर इज नहीं, नॉर इज देयर। तो नॉर के बाद आप अगर एक क्लॉज लिख रहे होते हैं, गौर करिएगा, तो क्या वहां पर दिखता है? एक इन्वर्जन दिखता है। तो इस इन्वर्जन पे ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से चीजें आप सीख सकते हैं अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। No, for instance, the court is the only avenue for dissolving a marriage and there is no waiting period to remarry after divorce. और कोई वेटिंग पीरियड नहीं होगा शादी, दोबारा शादी करने के लिए डिवोर्स के बाद। नॉर इज देयर एनी नीड फॉर अ वुमन टू मैरी अनदर पर्सन बिफोर शी कैन रीमैरी हर फॉर्मर हस्बैंड, ना ही कोई जरूरत होगी किसी दूसरे इंसान से शादी करने की अपने खुद के पुराने हस्बैंड से दोबारा शादी करने के लिए। आपको पता है ये सब चीजें इस्लाम में, मुस्लिम धर्म में मना है। आप अपने दोबारा अपने हस्बैंड से शादी नहीं कर सकते अगर आपने किसी और से शादी नहीं कर रखी है इसके बीच में। यानी एक ही बार, दो बार एक ही आदमी से शादी बैक टू बैक नहीं होती है। आप एक से शादी करते हैं, अगर उससे डिवोर्स लिए हैं तो फिर आपको दूसरे आदमी से शादी करनी होगी। उससे डिवोर्स लेने के बाद आप पहले वाले के पास जा सकते हैं। तो आज के जमाने में इस चीज को काफी लोग काफी प्रॉब्लमैटिक मानते हैं, फॉर ऑब्वियस रीजंस। जिनको ये प्रॉब्लमैटिक नहीं दिखता है उन लोगों की आंखें बंद हैं, एक नजर, एक शब्द में, बस और कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आजकल इंसान की टेम्परामेंट किस तरह की है आपको पता है, कैसे लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, कितनी मुश्किल होती है शादीशुदा जीवन जीना, कितने चैलेंजेस हैं। अगर उसमें किसी ने एक दूसरे से तलाक ले लिया, अब उनको अपनी गलती का एहसास है कि उनको तलाक नहीं लेना चाहिए, वो वापस जाना चाहें, तो उनको एक थर्ड पार्टी के पास जाना होगा शादी करने के लिए। खास के औरत को एक थर्ड पार्टी से शादी करनी होगी, एक दूसरे इंसान से शादी करनी होगी। दिस साउंड्स प्रॉब्लमैटिक ऑन सो मेनी काउंट्स। कितनी वजहों से ये गलत साउंड करता है। आई जस्ट वंडर कि कैसे किसी को कि ये बात समझ नहीं आती। आप धार्मिक हो नहीं हो बात की जगह है, इंसान तो हो ना, आपको समझ में तो आना चाहिए कि कितना अजीब है ये नियम आज के जमाने में। कभी होता था, होता होगा। आज के जमाने में इस चीज को खींचना इज लाइक किसी सड़े हुए खाने को जबरदस्ती फ्रिज में रखना कि नहीं सही है, सही है, सही हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। तो nor is there any need for a woman to marry another person before she can remarry her former husband, ये सब चीजें हटा दी गई हैं। These provisions, ये जो प्रोविजंस बनाए गए हैं, विच एलिमिनेट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इद्दत तलाक एंड निकाह हलाला, ये इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एलिमिनेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। आर ऑल प्रोग्रेसिव, बिल्कुल प्रोग्रेसिव है। न्यूज़पेपर ने बिल्कुल सपोर्ट किया इस चीज को यहाँ पर। एंड फर्दर इंडिविजुअल राइट्स, यहाँ फर्दर एक प्रीपोजिशन नहीं है दोस्तों, ये फर्दर जो है ये एक एडजेक्टिव भी नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये एक यहाँ वर्ब है, ठीक है। फर्दर एक एडजेक्टिव नहीं, यहाँ पर प्रीपोजिशन तो होता ही नहीं है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है, वर्ब है। फॉर इट फर्दर्स इंडिविजुअल राइट्स, ये जो प्रोविजंस हैं दे फर्दर इंडिविजुअल राइट्स, ये इंसानी हकूक को और आगे ले जाते हैं, ठीक है, इंसानी हक को और आगे ले जाते हैं। इंटरेस्टिंगली इट प्रिजर्व्स द एग्जिस्टिंग प्रोविजन। हालांकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो यूसीसी है प्रिजर्व करता है, बना के रखता है, बनाए रखता है द एग्जिस्टिंग प्रोविजन, जो अभी प्रोविजन है, अलोइंग कस्टम्स एंड यूजेस एज एन एक्सेप्शन, कस्टम और यूजेस को एक एक्सेप्शन के तौर पे टू द बार ऑन मैरिज विद इन प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप। जो पीछे के कुछ एक्सेप्शन केसेस दिए हुए थे कि शादी में जहां यहाँ कुछ खास कह सकते हैं कस्टम्स वगैरह थे, उन चीजों को छुआ नहीं जा रहा है कि ठीक है उनको जस का तस चलने दीजिए, बट एट द राइडर, लेकिन उसमें एक एक्चुअल कंडीशन डाल दिया गया है। क्या है? दैट सच कस्टम्स कैन नॉट बी, सच कस्टम कैन नॉट बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी और मोरालिटी, कि ऐसी जो कस्टम्स होंगे जिनको छोड़ा जा सकता है उनका जरूरी है कि पब्लिक पॉलिसी और मोरालिटी के खिलाफ ना हो। अब ये चीज यहां पर क्या हो गई? सब्जेक्टिव हो गई। कौन किस चीज को अगेंस्ट मोरालिटी समझेगा और कौन किस चीज को अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी समझेगा, यहां पर ये चीज सब्जेक्टिव हो गई, राइट। एन अनफॉर्चुनेट फॉल आउट ऑफ ऑल दिस, और इसका एक दुर्भाग्यपूर्ण नतीजा ये होगा, फॉल आउट, ठीक है, अनफॉर्चुनेट फॉल आउट ये होगा, ए पोलराइजिंग डिस्कोर्स, एकदम अलग अलग दो ध्रुवीकृत डिस्कोर्स, बहस, मतलब कि एक कहेगा रॉन्ग है, एक कहेगा राइट है,
taking shape in the run up to the general election. रन अप टू द जनरल इलेक्शन मींस इन द लास्ट फेज, जो किसी चीज के इलेक्शन के आखिरी दौर में, यानी कि उसके जब कोई भी इवेंट, जैसा बॉलर होते हैं क्रिकेट में, तो रन अप क्या होता है, बॉलिंग करने के पहले जो दौड़ते हैं, तो रन अप मतलब होता है वो टाइम जो किसी इवेंट के पहले आता है, जस्ट आखिर का टाइम उस इवेंट के जस्ट पहले। तो जाहिर सी बात है चुनावों के पहले इसमें काफी पोलराइजिंग डिस्कोर्स करा सकता है ये मामला। द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस शुड नॉट बी लॉस्ट, कह रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस शुड नॉट बी लॉस्ट, न्याय जो है ना उसका कॉन्सेप्ट खोना नहीं चाहिए इन द सर्च फॉर यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता के ढूंढने में। आप एक रूपता ढूंढते ढूंढते कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस को मत खो दीजिए, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी जो है शुड बी नो मोर देन एन एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इक्वालिटी। ये तो सिर्फ इक्वालिटी आएगी, उसी का नतीजे के तौर पे आपको यूनिफॉर्मिटी दिखने लगेगी। जब लोग बराबर होंगे तो यूनिफॉर्मिटी दिखने लगेगी, न्यूज़पेपर का ये कहना है। वेल, जैसे न्यूज़पेपर खुद कह रही है कि कुछ चीजें वेलकम स्टेप हैं, हम लोग सब उसको वेलकम स्टेप कहेंगे, कुछ लोगों को छोड़ करके जिनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, एक चीज को छोड़ करके उनकी सोच, उनके बिलीफ्स, तो उनकी बात अलग है। बाकी जो लोग भी आज के जमाने में समझदारी से जीते हैं, अपना कॉमन सेंस यूज करते हैं, उनको इसमें सिर्फ एक चीज गलत लगेगी, और उसके पीछे मैं आता हूं थोड़ी देर के लिए। यहाँ जो नियम बना रखा है कि आपको ये जाकर सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन कराना होगा अपने लिव इन रिलेशनशिप को, इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारे समाज में 18 साल की लड़कियां होती हैं जिनको हक है लिव इन रिलेशनशिप में जाने का, राइट? तो मैं समझता हूं यहाँ पर जो सोच है वो ये है कि कुछ लड़कियां जो शायद दे आर vulnerable to certain type of manipulation, तो मेरे ख्याल से इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि ऐसा ना हो, मेरे ख्याल से ये चीज किया गया। अब डिपेंड करता है, सिर्फ ये रियल नियम ला देने से हम नहीं कहते कि जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं उनको मुश्किल होगी, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है इस पे डिपेंड करेगा, राइट? अगर यहाँ पर लोग ज्यादा चाहेंगे इसको एक्सप्लॉइट करना, इस पॉइंट को, तो कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक रजिस्ट्रेशन करवा लेने की जरूरत की वजह से बहुत सारी मुश्किलें आने वाली हैं। फिर भी लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहेंगे। हालांकि ये बात कह देना कि इसमें जो बच्चे पैदा होंगे उनको हक होगा कानूनी, ये काफी था, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी, ये बात भी सही है। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन आ भी गया है तो ये इतना भी बुरा हो जाएगा सिर्फ इस बात से कि रजिस्ट्रेशन कराना है, जरूरी नहीं है। मेरे ख्याल से ये इसलिए भी जरूरी है कि हर एक इंसान का एक ये भी रहना चाहिए, जैसे आप शादी करते हो तो आपका एक रिकॉर्ड बन जाता है, ठीक है, कि आपने शादी की है, तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने का भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को किसी तरह से भी बेवकूफ नहीं बनाया जा सके। आप इसमें कम से कम इतना तो हो सकता है कि एक एक हिस्ट्री होगी उनकी कि हाँ वो कितने बार लिव इन रिलेशनशिप में गए हैं, तो आने वाले पार्टनर को ये तो जानने को मिल सकता है कि हाँ इतनी बार ये इंसान लिव इन रिलेशनशिप में रह चुका है। और लोग आपसे झूठ भी तो बोलते हैं कई बार, तो एक छोटा सा चीज ये कितना बेहतर भी काम कर सकता है, दोनों नजरिए से देखने की जरूरत है। तो डिपेंड्स। ओके, चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।